हेलो फ्रेंड्स, आज हम MCO 06 टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक विज्ञानजू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जून 2024 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये था कि व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद टेस्ट मार्केटिंग, हाउ कैन ए कंपनी गार्ड अगेंस्ट द रिस्क्स। तो इस क्वेश्चन में ये था कि टेस्ट मार्केटिंग में जो रिस्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं और आप अपनी कंपनी को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि टेस्ट मार्केटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि टेस्ट मार्केटिंग एक एसेंशियल स्टेप है जो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए उठाया जाता है, जो कंपनी को अलाउ करता है कि जो कंज्यूमर है उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें क्या अपनानी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम टेस्ट मार्केटिंग कहते हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद टेस्ट मार्केटिंग कि जो अगर हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं तो उसमें रिस्क क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले टेस्ट मार्केटिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, यानी उसमें हाई कॉस्ट लगती है। तो सबसे पहला रिस्क तो यही हो गया। सेकंड रिस्क जो है वो है टाइम डिलेज, यानी जो टेस्ट मार्केटिंग है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तीसरा जो रिस्क है वो है कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर, यानी कि अगर आपने टेस्ट मार्केटिंग के ज़रिए अपना प्रोडक्ट मार्केट में डाल दिया तो जो आपके कॉम्पिटिटर है वो समझ जाएंगे कि आप क्या प्रोडक्ट लाने वाले हो और वो भी उसके लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद एक रिस्क आता है इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रॉडर मार्केट, कि जो टेस्ट मार्केटिंग है वो छोटे लेवल पे की जाती है, उससे आप पता नहीं लगा सकते कि ग्लोबल मार्केट में ये प्रोडक्ट टिकने वाला है या नहीं टिकने वाला। जिसके बाद निगेटिव ब्रांड इम्पैक्ट, कि अगर टेस्ट मार्केटिंग आपकी फेल हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट आपको कंपनी पर पड़ने वाला है, गलत इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर उसका पड़ जाएगा। जिसके बाद कंज्यूमर फटीग और ब्यास, प्रोडक्ट आ रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट को वो एकदम से एडप्ट नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशनल चैलेंजेस, साथ में ऑपरेशनल चैलेंजेस भी आपको टेस्ट मार्केटिंग के ज़रिए देखने को मिल सकते हैं। अब तो ये बात हो गई कि क्या क्या रिस्क आते हैं टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि हम इससे अपनी कंपनी को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला स्टेप है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ टेस्ट मार्केट। हमें जो टेस्ट मार्केट का एक्सपोजर है वो ध्यान से देखना है कि हमें कहाँ पर इस टेस्ट को करना है। कॉन्फिडेंशियली एंड स्पीड, हमें ये जो टेस्ट मार्केट है टेस्ट मार्केटिंग करनी है वो स्पीड से करनी है, हमें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और टाइम कॉस्टली भी हो जाएगा। कंट्रोल्ड टेस्टिंग इन्वायरमेंट, कि आपके जो जहाँ पे आप टेस्ट मार्केटिंग करने वाले हो वो जो इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, ताकि आपकी जो टेस्ट मार्केटिंग है वो फेल ना हो जाए। पायलट लॉन्चेस, यानी कि आपको टेस्ट मार्केटिंग को पूरी तरह से लॉन्च करने से पहले आपको उसका छोटे लेवल पे आपको उसको एक बार टेस्ट कर लेना है। बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि टेस्ट मार्केटिंग में आपका कितना खर्चा आएगा और आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है। जिसके बाद ब्रांड प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज, यानी कि आप अपने ब्रांड को कैसे बचाओगे अगर आपकी टेस्ट मार्केटिंग फेल हो जाती है, तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ जो है वो आपके स्टेप्स हो गए जिसके थ्रू आप अपनी टेस्ट मार्केटिंग में आने वाले रिस्क से कंपनी को बचा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, वो कौन से स्टेप्स है जो मार्केटिंग रिसर्च स्टडी में होते हैं, और ब्रीफली डिस्कस देम, उनको आप डिस्कस करो। किसकी हेल्प से, हाइपोथेटिकल मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपकी मार्केटिंग रिसर्च स्टडी में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है। मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस है
जो कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है डाटा को। किसके लिए? ताकि कि मार्केटिंग में डिसीजन लिया जा सके। इट हेल्प्स, ये हेल्प करती है बिजनेसेस को। किसके लिए? ताकि वो समझ पाए कि आपके जो कस्टमर है उनकी प्रेफरेंसेस क्या है और वो उसी हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपना पाए। तो ये होती है मार्केटिंग रिसर्च, यानी कि मार्केटिंग के लिए रिसर्च करना ही क्या है? मार्केटिंग रिसर्च होती है। अब बात कर लेते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि ये क्या होता है। हम इमेजिन करते हैं कि एक बेवरेज कंपनी है फ्रेशविज, जो लॉन्च करना चाहती है एक लो शुगर एनर्जी ड्रिंक को, यानी कि जिसमें शुगर कम हो, और वो यंग एडल्ट्स को टारगेट करना चाहती है जिसकी उम्र 18 से 30 ईयर्स तक है। तो पहले लॉन्च करने से पहले वो ये देखेगी कि जो उसका मार्केटिंग पोटेंशियल है वो क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है और प्रोडक्ट वो कहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें ही क्या होती है? मार्केटिंग रिसर्च होती है। अब इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहले स्टेप 1 होता है डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको देख लेना है कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स हम क्या रखने वाले हैं। स्टेप 2 है डेवलप द रिसर्च प्लान। उसके बाद आपको रिसर्च प्लान बना लेना है कि जो आप रिसर्च करोगे वो कैसे करोगे। स्टेप 3 है डिज़ाइन द डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। आप किस चीज़ के थ्रू डेटा को कलेक्ट करने वाले हो उसका आपको वो डिज़ाइन कर लेना है। जैसे आपको मान लो आप क्वेश्चनर एक फॉर्म बनाना चाहते हो या आप क्या करना चाहते हो वो आप देख सकते हैं। जिसके बाद अब आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो स्टेप 4 होगा कि आपको डेटा कलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद एनालाइज द डाटा। अब आपको जब डाटा आपने कलेक्ट कर लिया तो उसको आप एनालाइज करोगे। उसके बाद इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। उसके बाद देखोगे कि आपके जो रिसर्च की है आपने उसकी क्या फाइंडिंग्स निकली है, उसी के थ्रू आप अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर सकते हैं। मेक मार्केटिंग डिसीजंस। अब जैसे ही आपको फाइंडिंग्स मिली, रिसर्च मिली कि मार्केट कैसा है, यूथ का जो प्रेफरेंसेस है वो क्या है, उसके थ्रू आप अपने मार्केटिंग डिसीजंस ले सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। इवेल्युएट दी रिसर्च प्रोसीजर। अब आपने जो ये रिसर्च की है उसको इवेल्युएट भी करना है कि क्या रिसर्च हमने ठीक की भी है या नहीं की। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट रोल्स डू इंटरमीडियरीज प्ले इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कि जो इंटरमीडियरीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के उनके क्या क्या रोल होते हैं। कैन इंटरमीडियरीज यानी जो ये बिचौलिए होते हैं उनको क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पर आपको डिस्कस करना है। तो गेटिंग ए प्रोडक्ट। अब पहला प्रोडक्ट है, मान लो वो मैन्युफैक्चरर ने बनाया और उसको आपको पहुंचाना है एक फाइनल कंज्यूमर तक। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो इंटरमीडियरीज को निभाने होते हैं, जिनको हम मिडिल मैन भी कह सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। इन्हीं के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। अब इन इंटरमीडियरीज में होते क्या है, एक तो होलसेलर्स होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, यानी ये जो मार्केट होती है, दुकान खोले बैठे रहते हैं, इनको हम रिटेलर्स बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डिजिटल एज में भी। अब क्यों ज़रूरी है और ये क्या काम करते हैं ये हम अब देखने वाले हैं। रोल यानी कि इंटरमीडियरीज के रोल क्या क्या होते हैं आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। ब्रिजिंग द गैप यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो गैप होता है उसको भरने के लिए ये काम आते हैं। यानी कि जो आपकी कार बना रहा है वो आपके घर पे कार नहीं पहुंचाएगा, वो जो इंटरमीडियरीज बैठे हुए हैं बीच में वो आपके घर कार पहुंचाएंगे। यानी डीलरशिप बहुत ज़रूरी है इस केस में। बल्क ब्रेकिंग यानी कि इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और उनको छोटे छोटे यानी बल्क को ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटी क्वांटिटीज़ में वो
कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करते हैं। प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, जो मान लो आपका कोई कार बनाने वाला व्यक्ति है, वो थोड़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। मार्केट में इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा आपको? जहाँ आप दुकान पे मान लो आप गाड़ी खरीदने जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, दुकानदार है वो सारी चीज़ें बताता है ना कि इस प्रोडक्ट में आपको ये चीज़ें मिलने वाली है, तो वो मार्केट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रमोशनल सपोर्ट, यानी वो सपोर्ट भी करते हैं प्रमोशन को, यानी मान लो उनकी दुकान पे कोई एक नया प्रोडक्ट आया तो वो प्रमोट करेंगे ना उस प्रोडक्ट को कि देखो ये प्रोडक्ट आया है, ये इससे आपको ये फ़ायदा है, ये इस कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा। फाइनेंसिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये क्या है? मैन्युफैक्चरर को पैसे भी प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंस करते हैं उनको, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो लगातार लाते रहे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टोरेज, वो क्या करते हैं? इन्वेंट्री को मैनेज भी करते हैं और स्टोर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, रिस्क में वो भी भाग ले लेते हैं। कैन इंटरमीडिएरीज बी एलिमिनेटेड, क्या इंटरमीडिएरीज को एलिमिनेट किया जा सकता है? तो अगर हम बात करें तो हाँ, आज के टाइम पे कुछ बिजनेसेस में इनको एलिमिनेट किया भी जा सकता है, कुछ में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, यानी इनमें चैलेंजेस आते हैं और वो हर बिजनेस में आप इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। कब एलिमिनेट कर सकते हो? अगर आपके जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर लेवल के डीटीसी प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल हो गया, नाइकी हो गया, वारबी पार्कर हो गया, ये क्या करते हैं? ये सीधा अपने ऑनलाइन स्टोर खोल देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल देते हैं और उनसे आप सेल कर सकते हो। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यानी ऑनलाइन आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सीधा मैन्युफैक्चरर से ही खरीदते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट आप सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएरीज को एलिमिनेट करते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हो जाता है कि आपका जो प्रॉफिट है, होलसेलर का जो प्रॉफिट है या मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, कंट्रोल आपको मार्केट में अच्छा मिल जाता है। रेस्पॉन्स टाइम, यानी जो ऑनलाइन लोग खरीदेंगे और मार्केट में जाके लोग खरीदेंगे, ऑनलाइन आपकी सेल ज़्यादा आएगी। अब चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो हाई होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में जाकर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलना पड़ेगा, उसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। लिमिटेड रीच, उसमें आप पूरी इंडिया में नहीं घूम सकते हो, आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, तो ऑनलाइन तो वही आएगा ना जो ऑनलाइन ख़रीदना चाहता है। कस्टमर ट्रस्ट एंड कन्वीनियंस, आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जो एकदम से नहीं बन सकता। रोल ऑफ हाइब्रिड मॉडल्स, आप हाइब्रिड कर सकते हो कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी रखो अपने और इनडायरेक्ट भी रखो, तो उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। उसमें हाईयर मार्जिन भी मिल जाएगा आपको और थोड़ा बहुत कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो हाँ, इंटरमीडिएरीज जो होते हैं वो वाइटल रोल निभाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट में। ये गैप को कम करते हैं जो प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर होता है उनके बीच में। आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाता। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन मार्केटिंग, कि आप मार्केटिंग को डिफाइन करो और उसके बाद एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशंस, इसके इम्प्लीकेशन बताओ। कब? फॉर एन इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, इंडिया की तरह जो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस बताओ मार्केटिंग की। फॉर ए कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी, कंज्यूमर की जो ड्यूरेबल कंपनी, ड्यूरेबल का मतलब होता है जो चलती जा रहा हो कोई प्रोडक्ट, जैसे आपका फ्रिज है, एलजी का फ्रिज है, वो सालों साल चलता जाए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइन ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग किसको कहते हैं। मार्केटिंग कैन बी डिफाइन एज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है, एंटिसिपेट करती है और कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती है और साथ में उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, तो इसी प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी है
जो क्रिएट करती है, कम्युनिकेट करती है, डिलीवर करती है प्रोडक्ट को और ऑफरिंग एक्सचेंज में हेल्प करती है। मार्केटिंग एक प्रोसेस ही नहीं है सिर्फ कि भाई सेल करना है, उसको एडवर्टाइजमेंट करना है। वो एक पूरी प्रोसेस है जो ये देखती है कि कस्टमर का बिहेवियर है वो क्या है। अब मार्केटिंग की इम्प्लीकेशंस क्या है, यानी कि इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ये कैसे हेल्पफुल है। लार्ज एंड डाइवर्स कंज्यूमर बेस, इंडिया में जो है वो है कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो मार्केटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो यहाँ की मिडिल क्लास है वो रैपिडली ग्रो कर रही है, यानी कि यहाँ का जो मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए मार्केटिंग भी यहाँ ज़रूरी है। डिजिटल रिवॉल्यूशन, आजकल डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूरल मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केटिंग ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, इसलिए मार्केटिंग ज़रूरी है। चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर को जो चेंज होता रहता है बार बार, उसको समझने के लिए भी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है आज के टाइम पे, एक ही प्रोडक्ट 10 लोग बेच रहे हैं, तो उसके लिए भी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द रीजंस ऑफ इट्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। यानी कि आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है और डिस्कस द रीजन ऑफ इट्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, और इसकी जो ये ग्रो कर रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आईएमसी होता क्या है, यानी इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज के टाइम में जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, उसमें जो बिजनेसेस है उसको एंगेज करना पड़ता है कंज्यूमर के साथ, ताकि वो समझ पाए कि उनका बिहेवियर क्या है। इसी को हम इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि हमें कम्युनिकेट भी करना पड़ता है आज के टाइम पे कंज्यूमर से उनका बिहेवियर समझने के लिए। तो आप कह सकते हैं ये एक ऐसा यूज है मार्केटिंग टूल्स का और चैनल्स का जो डिलीवर करता है मैसेज को आपकी टारगेट ऑडियंस के पास और उनसे फीडबैक लेता है। डेफिनेशन ऑफ आईएमसी होता क्या है, ये एक प्लान प्रोसेस है जो डिज़ाइन की गई है ब्रांड कॉन्टैक्ट करने के लिए, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ, और उनसे फीडबैक लेने के लिए। अब इसमें आईएमसी में होता क्या है, एडवर्टाइजिंग होती है, सेल प्रमोशन होता है, पब्लिक रिलेशन यानी कि फीडबैक भी लेते हैं हम पब्लिक से, डायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है, पर्सनल सेलिंग होती है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, स्पॉन्सरशिप्स एंड इवेंट्स भी होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि आईएमसी प्रोसेस में होता क्या क्या है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे वीडियो को रोककर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ सर्विस क्या होती है और इन व्हाट रेस्पेक्ट इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। सजेस्ट करो कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर सर्विस फर्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है किसी भी सर्विस फर्म के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ सर्विस क्या होती है। सर्विस इज़ एनी एक्टिविटी, सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी है और एक ऐसा बेनिफिट है जो एक पार्टी को दिया जाता है उससे क्या लेने के लिए, इंटेंजिबल। सबसे मेन चीज़ है कि जो सर्विस है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब उसको हम छू नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डज नॉट रिजल्ट इन दी ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, इसमें हम किसी को ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते, ये सिर्फ एक बेनिफिट देते हैं हम किसी भी एक पार्टी को जो इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि उसको हम छू नहीं सकते। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, ये जब प्रोड्यूस होता है तो तुरंत कंज्यूम्ड हो जाता है, और ये बेस होता है परफॉर्मेंस पर, एक्सपीरियंस पर।
इसमें एक लाइन आई, प्रोड्यूस होता है तभी कंज्यूम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, एक कैब ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, यानी वो प्रोड्यूस कर रहा है सर्विस को, और साथ में उसका पीछे एक क्लाइंट बैठा है, यानी वो कंज्यूम कर रहा है, यानी प्रोडक्शन और कंजप्शन इसमें एक साथ होता रहता है। और ये जो सर्विस है वो हर जगह अवेलेबल है, आज के टाइम पे हर जगह होती है। बैंकिंग एक सर्विस है, एजुकेशन आप ले रहे हो वो एक सर्विस है, ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो आप वो एक सर्विस है, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ क्या है, एक सर्विस ही है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो आप देख सकते हो वीडियो को रोककर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट है। कस्टमर सर्विस एंड कॉस्ट रिडक्शन आर द टू बेंचमार्क्स एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स कमेंट। पहला पार्ट जो है वो ये है कि जो कस्टमर सर्विस है और कॉस्ट रिडक्शन है, ये दो बेंचमार्क है जो किसी भी मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस पर आपको कमेंट करना है। दूसरा पार्ट है हाउ डू इन्वायरमेंट फैक्टर्स, कि जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं आपकी मार्केटिंग प्रोसीज और स्ट्रेटजीज़ को। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि कस्टमर की जो सर्विस है और कॉस्ट रिडक्शन है वो बेंचमार्क है एक इफ़ेक्टिव सिस्टम के मार्केटिंग लॉजिस्टिक के। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक क्या होती है। ये एक ऐसा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल के साथ किया जाता है। किसके क्या किया जाता है इसमें? इसमें फ़्लो किया जाता है गुड्स का, स्टोर किया जाता है उनको, साथ में सर्विस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अब कस्टमर सर्विस क्या होती है? कस्टमर सर्विस एनहेंस करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, यानी कि जो लॉजिस्टिक्स में कस्टमर सर्विस होती है वो मेन चीज़ उसमें ये होती है कि कस्टमर को जो है वो राइट प्रोडक्ट मिले, राइट क्वांटिटी में मिले और राइट टाइम पे मिले, राइट प्लेस पे मिले। इसी को हम कस्टमर सर्विस को एनहेंस करना बोलते हैं। और ये क्यों ज़रूरी होती है लॉजिस्टिक्स में? ताकि कस्टमर का रिटेंशन बना रहे, उनकी लॉयल्टी बनी रहे, ब्रांड का डिफ्रेंशिएशन यानी हमारा ब्रांड दूसरे से कैसे डिफरेंट है वो बना रहे, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव हो, कंप्लेन कम हो और रिटर्न्स कम हो। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कॉस्ट रिडक्शन कैसे ज़रूरी है इसमें? कॉस्ट अगर आप रिड्यूस करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट होगा, यानी कि वेस्ट जो है वो कम होगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस हो गए, यानी आप दूसरों से कम प्राइस रख पाओगे, सस्टेन रहेगा आपका बिजनेस और जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमाइज होंगे। कैसे आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो वो इसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। बैलेंसिंग कस्टमर सर्विस एंड कॉस्ट रिडक्शन, कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हो? तो आप बैलेंस इसको, ए सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सर्विस, कोई भी एक सिस्टम जो एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करता है लेकिन हाई कॉस्ट पे करता है तो वो अनसस्टेनेबल हो सकता है, यानी वो कुछ टाइम के लिए ही रह सकता है मार्केट में, उसके बाद उसको जाना होगा। तो आपको दोनों चीज़ें देनी होगी, कस्टमर सर्विस को एनहेंस करना होगा और कॉस्ट को भी आपको रिड्यूस करना होगा, तभी आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ पाएगा। सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं कि कौन से वो इन्वायरमेंट फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी मार्केटिंग पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज़ को। तो पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है, ये सभी जो फैक्टर्स है वो आपके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको अफेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसके दो पार्ट है। एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू डिस्प्ले ऑफ रिटेल प्राइस, कि जो रिटेल प्राइसेस को डिस्प्ले करने के रूल है वो समझाइए। सेकंड पार्ट है कि आपको परसेप्शन बताना है और लर्निंग इन्फ्लुएंस बताने हैं बायर बिहेवियर के और कैसे वो हेल्पफुल होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो की रूल्स होते हैं रिटेल प्राइसेस के वो किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011 जो गवर्न करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। अब इसमें क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले इसमें बताई गई है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी, कि जो
कोई भी एक प्री पैकेज कम्युनिटी है उसको क्लियर करना होगा कि इसका MRP क्या होगा। MRP में मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि कंज्यूमर को इसके लिए मैक्सिमम क्या प्राइस देना होगा वो इंडिकेट करना ज़रूरी है, जो उसकी लेबल पे लिखा होना चाहिए और वो इंडियन करेंसी में होना चाहिए। और कोई भी जो सेलर है, जो रिटेलर है, उससे ज़्यादा प्राइस उसको नहीं बेच सकता। यानी कि मान लो आपके पास एक शैम्पू बोतल है, वो 120 रुपये उस पर MRP है, तो कोई भी रिटेलर उसके 120 रुपये 1 पैसा भी उसको चार्ज नहीं कर सकता। मैनर ऑफ डिस्प्ले की जो MRP है वो दिखने में लेजिबल होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए, इंडेलिबल होना चाहिए, यानी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे छिपा हुआ हो लेबल के नीचे, ऐसा कुछ, वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए। डुअल प्राइसिंग प्रोहिबिटेड, प्राइस टैग सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2 नहीं हो सकते आपके वहाँ पर। रिटेल सेल प्राइस vs डिस्काउंट्स, MRP जो है वो मैक्सिमम प्राइस होता है, लेकिन जो रिटेलर है वो MRP से कम प्राइस पे बेच सकता है डिस्काउंट देके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आती है। साथ ही अगर आपको ये PDF फुल चाहिए जिसमें 9 के 9 क्वेश्चन को सोल्व किया गया है जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हो। सिर्फ कुछ ही पैसे देकर आपको ये PDF मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक विज्ञानजू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।